सबसे पहले शहजाद जी आपसे शुरुआत करते हुए, नीट में धांधली हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो टिप्पणी की गई उसमें यह बात पूरी तरह से साफ हो चली है। शहजाद जी, अब सरकार का क्या पक्ष है, क्योंकि जो 24 लाख स्टूडेंट हैं उनके जेहन में यह सवाल है कि दोबारा परीक्षा होगी या फिर परीक्षा नहीं होगी। सबसे पहले अभी संजय जी कह रहे थे कि परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के सामने देनी पड़ेगी। चित्रा जी, हम तो हर रोज ही अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार है और इसीलिए इस देश में 2 टेम्पलेट है रिस्पांस के। पेपर लीक होता है तो 2 टेम्पलेट है। एक टेम्पलेट ये है कि 48 पेपर लीक होते थे उत्तर प्रदेश में, सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटा दिया जाता था, कोई कार्रवाई नहीं। झारखंड में पेपर लीक, तेलंगाना में पेपर लीक, तमिलनाडु में पेपर लीक, बंगाल में 10 पेपर लीक, कोई कार्रवाई नहीं होती। और दूसरी तरफ यहां पर जब पेपर लीक के बारे में या गड़बड़ी के बारे में या अनियमितता के बारे में या धांधली के बारे में जो शब्द आपको पसंद आए वो शब्द इस्तेमाल करते हुए अगर पता भी चलता है तो सीधा सीबीआई को देना, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के लिए कमेटी भी बताना। कमेटी का काम भी शुरू हो गया है, राधाकृष्णन कमेटी का काम। उसके अलावा एनटीए के डीजी को भी हटा दिया गया है। सीबीआई भी तत्परता से 6 एफआईआर कर चुकी है। उसमें किसका नाम आ रहा है, कौन से राजनीतिक दल के लिंक निकल रहे, वो एक अलग विषय, उसमें नहीं जाना चाहता हूं। परंतु ये 2 टेम्पलेट ऑफ रिस्पॉन्स है। परंतु मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जो लोग आज इस पूरे विषय पर राजनीति करते हैं उनको कम से कम एक बार बता देना चाहिए कि उनका इतिहास क्या रहा है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब उनकी सरकार बनी थी तो एंटी चीटिंग लॉ हटा दिया था। हमने चीटिंग और कॉपी करने के लिए सख्त कानून केंद्र में बनाया है। 48 पेपर लीक होने के बाद एक भी पेपर जो है उसके लिए चिंता नहीं की, उल्टा सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार यादव को बचाने वाले लोग थे, आज वहां से उनको कोर्ट को हटाना पड़ा। हमने स्वयं एनटीए के डीजी को हटा दिया है। आप कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखिए, कांग्रेस पार्टी के राज्यों में 20 पेपर लीक हुए तो पेपर लीक करने वाला भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ था। हमें इतिहास पढ़ना है ना पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। अभी आपकी सरकार में जो हुआ है उस पर आपकी जवाबदेही बनती है। हाँ, अभी तो इतिहास और पॉलिटिकल साइंस की बात नहीं हो रही है ना। अभी तो 24 लाख छात्र जो इंतजार कर रहे हैं उसके लिए सरकार की ओर से क्या कोशिशें की जा रही है, सवाल ये बड़ा है। पेपर लीक के मामले लगातार अपना दायरा बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं और ट्रांसपेरेंट तरीके से परीक्षाएं तक आयोजित नहीं हो पा रही हैं। फिर ऐसे में आप दूसरों पर उंगली कैसे उठा सकते हैं शहजाद जी? चित्रा जी, आप ही ने जब ये चर्चा शुरू की तो आप ही ने कहा ये पॉलिटिकल डिबेट की ओर मैं जा रही हूं संजय। आपने तो ये नहीं कहा कि हम लोग इसमें एक एकेडमिक डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप पॉलिटिकल डिस्कशन में मुझे बुलाएंगी और मेरे राजनीतिक विरोधी मुझ पर सब प्रकार के आरोप लगाएंगे तो मुझे भी तो अवसर मिलेगा ना कि मैं कम से कम उनका क्या इतिहास रहा है वो कम से कम आपके और दर्शकों के सामने रख लूं। मैं आपको बताता हूं क्यों। अभी कांग्रेस पार्टी ने इंडिया टुडे को कोट करते हुए एक ट्वीट डाला। उसने कहा कि 70 पेपर लीक हुए 7 वर्षों में। उन 70 पेपर में 14 पेपर उनके समय के राजस्थान के थे और 10 पेपर बंगाल के थे। उसमें ना मोदी जी का, ना केंद्र का, ना एनटीए का, ना किसी का लेना ना देना, परंतु उन्होंने डाल दिया, खबर बन गई और खबर चल गई। तो मेरा तो दायित्व है ना कि कम से कम आज जो इस पर राजनीति कर रहे हैं, हमने तो अपना कार्य बताया कि मैंने क्या क्या हम लोगों ने किया है केंद्र की ओर से, पर ये लोगों ने क्या किया है। 10 पेपर लीक बंगाल में हुए, उसमें एक कार्रवाई बता दे। झारखंड में पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीक हुआ है, उसमें एक कार्रवाई बता दे। दूसरी बात, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं उस पर भी आना चाहता हूं 10-15 सेकंड लेकर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ही संजीदगी के साथ इस मामले में कहा कि जो भी धांधली या कमियां हुई हैं उसको हमें इस दृष्टि से भी देखना पड़ेगा कि क्या वो इतना व्यापक है कि पेपर का रीटेस्ट कराया जाए, क्योंकि केवल पेपर रीटेस्ट कराना है 24 लाख लोगों के भविष्य को इस प्रकार से खिलवाड़ की ओर नहीं लिया जा सकता। उन्होंने वही बात कही है जो केंद्र की सरकार ने और एनटीए ने हलफनामे में कही है। तो एक प्रकार से उन्होंने स्वीकारा है कि अगर ये जो पूरा घटनाक्रम है ये व्यापक नहीं है तो रीटेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दूसरे उन बच्चों पर एक प्रकार से नेगेटिव परिणाम होगा जिन्होंने मेहनत की है। तो मुझे बताइए, इसमें अभी सियासत का कोई स्कोप ही नहीं बचता। पर अगर सियासत अनुराग जी करेंगे तो पेपर लीक के विषय में कानून किसने हटाया, पहले ये सवाल पूछिए। अनुराग भदौरिया जी, उनके सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, ये पूछिए। ठीक है, छात्रों के संवेदनशील इस मसले पर क्या राजनीति जरूरी है? क्या मिल बैठकर 24 लाख छात्रों के भविष्य के लिए क्या बेहतर व्यवस्था बने, उस पर विचार नहीं किया जा सकता है? अनुराग भदौरिया जी, और जो शहजाद ने आरोप लगाए हैं शहजाद जी ने, उस पर भी जवाब दीजिए। देखिए, बहुत अच्छी आपने बात कही। यहाँ 24 लाख बच्चों के भविष्य की बात करने के लिए हम लोग बैठे हैं, राजनीति करने नहीं। अब 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, मैं आवाज उठाऊंगा। अगर बीजेपी कहेगी कि राजनीति है तो मैं मानता हूं राजनीति है। अगर हथरस में 120 लोगों की मौतें हो जाएगी
और हमारे देश के लोग अपने यहाँ पे वो मौत के आगोश में चले जाएंगे और मैं आवाज उठाऊंगा और ये कहेंगे राजनीति है, तो मैं मानूंगा राजनीति है। पहलवान महिलाओं के साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, रोड पे घसीटी जाएंगी, ये कहेंगे अगर विपक्ष आवाज उठा रहा, राजनीति कर रहा है, तो मैं राजनीति मानता हूं। अगर किसानों की मौतें होंगी धरने में और किसान की एमएसपी गारंटी नहीं मिलेगी, किसान की इनकम दोगुनी नहीं होगी और मैं आवाज उठाऊंगा विपक्ष के नाते, अगर बीजेपी कहेगी राजनीति है तो मैं मानूंगा राजनीति है। आना और अपनी बात कहना महत्वपूर्ण है अनुराग जी, लेकिन नीट की बात हो रही है। नहीं, नीट की बात, मैंने शहजाद जी को भी टोका था, मैं आपको भी टोकूंगी। हम नीट की बात कर रहे हैं ना अनुराग भदौरिया जी, बाकी विषयों को लेकर आएंगे। मैं आ रहा हूँ, आप शहजाद पूना वालों को नहीं टोक पाए, मुझे टोकने लगे। प्लीज अनुराग जी, ये रोना बंद कीजिए, ये रोना बंद कीजिए, नीट पर बोलिए ना, नीट पर बुलाया गया है आपको, बैठे हम लोग हैं तो इसके मतलब अन्याय आप भी करेंगे क्या? अरे नीट पे बोल रहा हूँ, मैं परीक्षा पे तो बोल रहा हूं। अब आप कहिए मैं क्या बोल रहा था, नीट पे ही तो आ रहा हूं ना। मैं कह रहा हूं राजनीति, उन्होंने कहा राजनीति है, इसलिए मैंने याद दिलाया कि अगर विपक्ष में होने के नाते अगर बच्चों के साथ अन्याय होगा, पेपर लीक होगा, अगर 5 साल में 60 पेपर लीक होंगे, जिसमें 40 एग्जाम जो है यहाँ पे भर्ती के एग्जाम है, 25 वैसे जो हम लोग एग्जाम देते हैं, अगर पेपर लीक होगा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, आवाज उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आवाज से बच नहीं सकती, ये बोल के कि राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात करके नहीं बच पाएगी। दूसरी बात ये बताइए कि छात्रों ने महीनों भर मेहनत की, उनकी मेहनत पे पानी फिर गया, जिम्मेदार कौन? पेपर लीक हुआ, एनटीए की वजह से एनटीए में बैठे लोग कब जिम्मेदार होंगे या उनको जिम्मेदार कब ठहरा जाएगा? पेपर लीक माफिया पे क्यों नहीं पेपर लीक माफिया उन पे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है सरकार का, जरा बताए। और छात्रों के पैसे का नुकसान हो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्या छात्रों की, क्या पेपर लीक की आड़ में कहीं नीट में धांधली तो नहीं हो रही है? ये भी तो पता लगाने की जरूरत है। और पेपर लीक की कीमत, पेपर लीक हो रहा है उसकी कीमत छात्रों को क्यों चुकानी पड़ रही है? छात्रों की क्या गलती है उसमें? उनके भविष्य से खिलवाड़ क्यों हो रहा है बताइए? छात्र क्यों मानसिक टॉर्चर से गुजर रहा है? छात्रों को जो मानसिक टॉर्चर से गुजर रहा है उसके जिम्मेदार कौन? छात्रों की जो यहाँ पे मेहनत में पानी फिरा उसके जिम्मेदार कौन? छात्रों को जो आर्थिक मुसीबत से गुजरने पड़ेगा उसका जिम्मेदार कौन? ये सारे सवाल तो है ना, भारतीय जनता पार्टी को देने पड़ेंगे ना। बोलिए शहजाद जी, उन्होंने कई सवाल पूछे हैं एक साथ, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। ठीक है, आज बताइए छात्रों का, अब जवाब ले लेते हैं। छात्रों का जो पेपर लीक माफिया है उन पे अंकुश नहीं लगा पा रहे, तो फेलियर कौन? बोलिए, सरकार की जिम्मेदारी है ना। और फेलियर किसका है? शहजाद पुनावाला जी, ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया, अब जवाब सुनने का धैर्य दिखाइए अनुराग जी प्लीज। अब हो गया सर सवाल, एक साथ इतना सवाल पूछेंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे, जवाब ले लेते हैं। बोलने दिया, अगर अपन ये सवाल उठाऊं तो बोलने दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, सारे सवाल सरकार से ही होंगे ना, तो बट ऑब्वियस है कि ज्यादा उन्हीं को बोलने का मौका मिलेगा। प्लीज सर, यहाँ पर सारे लोग उन्हीं से सवाल पूछने के लिए बैठे हैं, तो ये तो बात सच है कि उन्हीं को ज्यादा बोलने का मौका मिलेगा। सर आपने 10 सवाल पूछ लिए हैं, आप जवाब ले लेते हैं अनुराग जी, आपने 10 सवाल पूछे हैं। सवाल तो पूरा हो जाए, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है। अरे नहीं, अभी 3 सवाल और हैं, सवाल तो पूरा बोलिए 3 सवाल। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बताए और नहीं देश की जनता को ये बताए कि आखिर पर्चा लीक लगातार जो इस सरकारों में हो रहे हैं उसका जिम्मेदारी लेने से भागती क्यों है, ये बताए। ठीक है, ये बताए कि पर्चा लीक जो हो रहे हैं लगातार, तो ये पर्चा लीक नहीं है, ये छात्रों की किस्मत लीक कर रहे हैं। दरअसल में उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार, उनके भविष्य के साथ खेल रही है। तो मानसिक तनाव, डिप्रेशन में जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन? ये सवाल है। शहजाद पुनावाला जी, देखिए, एक के बाद एक सब सवाल के जवाब देता हूं। एक तो बात अच्छी है कि अनुराग भदौरिया जी ने मान लिया कि हम इस विषय पर खुलकर राजनीति करेंगे। राजनीति करनी है तो करिए, परंतु बच्चों की पीड़ा क्या झारखंड में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, बंगाल में कम होती है क्या? उनके भी विषय में आप आवाज उठाइए ना। वहां 10 पेपर लीक हुए, एक आवाज निकली क्या? झारखंड में पेपर लीक हुआ, सरकार है आपकी, आवाज निकली क्या? आपने एक भी बार नहीं बोला कि किस प्रकार से तेलंगाना में पेपर लीक हुए, तमिलनाडु में। क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है क्या चित्रा जी? इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये एक बहुत महान व्यक्ति बोलकर चले गए थे ना हमें। चलिए छोड़ देते इस विषय को, उस पर इनकन्वीनियंट है, नहीं बोला। इन्होंने बोला पेपर लीक माफिया। चित्रा जी, आपके दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ा डिस्क्लोजर करना चाहता हूं। अभी 2-3 दिन पहले एनएसयूआई का एक बहुत बड़ा लीडर ओम प्रकाश ढाका पकड़ा गया है पेपर लीक करते हुए। वैसे इस वाले पूरे कांड में भी जो अनियमितताएं हैं उसमें कौन है, सिकंदर यादवेंदु, उसके लिंक प्रीतम से, प्रीतम किसका आदमी है, किसने गेस्ट हाउस बुकिंग की, ये सारी चीजें आ चुकी है। पर इसके विषय में देखिए, पेपर लीक करने वाला का तो कोई पार्टी नहीं होता ना।
अनुराग जी की पार्टी ने एक बार भी राजस्थान में जो 20 पेपर लीक हुए उसके मास्टरमाइंड ओम प्रकाश ढाका पर एक शब्द बोला हो चित्रा जी, तो मैं यहां पर माफी मांगने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब शुद्ध रूप से राजनीति। और चित्रा जी एक लास्ट बात, इंडिया टुडे की तो बहुत क्रेडिबल न्यूज रिपोर्ट्स होती है। मुलायम सिंह यादव अबॉलिशेस एंटी कॉपिंग एक्ट इन उत्तर प्रदेश। सोचिए कि उत्तर प्रदेश में कानून लाया गया था कि कॉपिंग को खत्म किया जाए, इनकी सरकार ने एजेंडा बनाया था कि हम कॉपिंग करने वालों को बख्श देंगे। ठीक है, ये तो इनका इतिहास है। 48 पेपर इनके लीक हुए। इसीलिए मुझे लगता है कि यहां पर बाकी जो भी लोग अपनी राय दे, कम से कम जो पानी की टोटी से लेकर पेपर लीक को नहीं छोड़ते, हर जगह चोरी करते, उनको कम से कम। अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगी और मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। मॉस्को प्रधानमंत्री भी पहुंच गए हैं, वो तस्वीरें भी आ रही हैं, हम लगातार दिखा रहे हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी अब आपके पास आते हुए, हमारे साथ 4 मेहमान और बैठे हुए। अनुराग भदौरिया जी आप ये तय नहीं करेंगे, व्यक्तिगत आरोप नहीं है, मुद्दे पर आरोप है, ले लूंगी। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, अब तक 39 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 15 हैं बिहार से। आप जाने देते हैं, आप खुली छूट देते तो निकल जाओ आरोप लगा के। अनुराग जी मुझे लगता है कि यहाँ पर खुद एंकर बनने की कोशिश मत किया करिए। बेदीराम विधायक कौन है? नहीं एक अनुराग भदौरिया जी मैं पूछ रही हूँ ना सत्यप्रकाश मिश्रा जी से सवाल, जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बिहार से ही है, मैं पूछ रही हूँ सवाल सर। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। अरे 10 सेकंड से ज्यादा लूंगा ही नहीं चित्रा जी, 10 सेकंड से ज्यादा लूं तो आप मेरी आवाज बंद कर देना। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी राजभर जी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार चलाई, बेदीराम कौन है विधायक? किसका नाम आया? बेदीराम विधायक का नाम नहीं आया। पहले आप जवाब दो। नहीं, बेदीराम कौन है? कौन है? नीट की परीक्षा ऑल इंडिया बेसिस पे होती है, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कोई भी हो। अगर देश के अंदर में पर्चा लीक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, नीट पूरे हिंदुस्तान का एक एग्जाम होता है और उसमें पेपर लीक हुआ है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदार है। बेदीराम कौन है बता के जाएगा। बीजेपी अलायंस पार्टी के विधायक है और उनका वीडियो भी वायरल है, उनका किस नाम में नाम आया, पर्चा लीक कराने में उनका नाम हमेशा आया। कौन है बेदीराम जी बता के जाइएगा, कौन है बेदीराम बता के जाइएगा राजभर की पार्टी से, बताइए कौन है बेदीराम। पूछना चाहता है हिंदुस्तान, पूछना चाहता है उत्तर प्रदेश के विधायक बेदीराम क्या करते हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी सीधे आपके पास आते हुए मेरा सवाल यही है, 39 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 15 लोग बिहार से सामने आए, लेकिन जो मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया वो अभी तक फरार है। अब बिहार की पुलिस क्या कर रही है कि इतने दिनों से भी मास्टरमाइंड को पकड़ नहीं पा रही है? चित्रा जी मामला अब सीबीआई के पास भी है। केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की, ये सौभाग्य का विषय है। मास्टरमाइंड पकड़ा जरूर जाएगा और इसके तार जहां जहां जुड़े होंगे वो सारे तार खंगाले जाएंगे और सब लोग गिरफ्तार होंगे। आपको इस बात की शाबाशी देनी चाहिए थी कि सबसे पहले बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इस पूरे गैंग को पकड़ा, तब जाकर पता चला कि पर्चा लीक है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को माना है कि पर्चा लीक है। अब उसके सामने 2 स्थिति है कि क्या पूरी तरह दोबारा नीट को कराया जाए, या सरकार की जो एक 24 लाख छात्रों की एक चिंता है कि बहुत सारे छात्रों ने बहुत वर्षों की मेहनत से एक नीट की परीक्षा दी है और उन लोगों ने अपने टैलेंट पे अपने नंबर को सिक्योर किया है, तो क्या उनको भी दोबारा फिर से नीट कराया जाए? ये एक असमंजस स्थिति है। मैं अनुराग भदौरिया जी की चिंता से वाकिफ हूं और मैं हर राजनीतिक दल की चिंता से वाकिफ हूं कि चलिए सब मिलकर छात्रों की चिंता कर रहे हैं तो एक सूत्र में इस चीज को मानिए कि सरकार ने एनटीए पर भी एक बड़ी कमेटी गठित करने का फैसला किया और जरूरत पड़ा तो जितनी भी संस्थाएं हैं उसके अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह की सुधार की जरूरत पड़ेगी सरकार करेगी। इसके पहले कि मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, सत्यप्रकाश मिश्रा जी आपने कहा कि शाबाशी देनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि सर शाबाशी ले लीजिए। अब सत्यप्रकाश मिश्रा जी, जो संजीव मुखिया मास्टरमाइंड है 2010, 2012, 2013 में भी सर सुनिए ना, परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में इसका नाम सामने आया था, अभी भी इसका नाम सामने आया है। शाबाशी ही है ना कि बार बार जिस आदमी का नाम सामने आता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो सर अब इससे बड़ी शाबाशी आप और क्या लीजिएगा? देखिए इसमें एक व्यक्ति सिकंदर यादव था, वो पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। शाबाशी इस बात की नहीं मांग रहे हम। बिहार पुलिस ने सबसे पहले बस्ट किया, आपको बिहार पुलिस को धन्यवाद कर सकते हैं अगर करना चाहें। मेरा कहना यह है कि हमने त्वरित होकर के हमारी सरकार ने वहां कार्रवाई करी
वो बैठी नहीं रही, खामोश नहीं रही, ठीक है। वो चिंतित रही और कार्रवाई को के दायरे को आगे भी बढ़ाया। उस बीच अगर सीबीआई जांच की अनुशंसा हुई तो सीबीआई उसकी जांच करेगी। ठीक है, जल्दी जल्दी बाकी लोगों की भी मैं टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बोले दूंगी। सीबीआई अधिक सक्षम है। आखिरी बात, नहीं राजनीतिक, मैं एक पॉइंट, राजनीतिक सभी बिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही समाप्त कर सकता है। अनुराग भदौरिया जो कह रहे हैं कि वो राजनीति करना चाहते हैं, वो राजनीति करे। राजेश गुप्ता जी, स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, राजेश गुप्ता जी, बार बार सत्ता पक्ष की ओर से यही कहा जा रहा है और अभी वो कह रहे हैं कि आपको तो बिहार पुलिस की पीठ थपथपानी चाहिए कि उन्होंने ही भंडाफोड़ किया इस पूरे मामले का। तो इस पूरे मामले में राजनीति किसकी ओर से की जा रही है राजेश गुप्ता जी? पक्ष विपक्ष सबको मौका मिल गया है। चित्रा जी, मुझे बड़ी अजीब सी बात समझ में नहीं आ रही। अब पहले भी इसके ऊपर बात हो चुकी है कि क्या मतलब राजनीति किस मुद्दे पे होनी चाहिए? किसानों की, मजदूरों की, बच्चों की राजनीति ना करें तो किस बात की करे? फिर मंगलसूत्र की राजनीति करे, मांस की करे, मछली करे, मुसलमान की करे, यही राजनीति करे? अरे देश के भविष्य के साथ में आप खेल गए। 24 लाख बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके साथ में क्या हो गया, उन्हें आगे क्या करना है, क्या ये पेपर कैंसिल होंगे, क्या ये माने जाएंगे, क्या ये दोबारा होंगे? धर्मेंद्र प्रधान जी उस पर कहते हैं छोटी मोटी कुछ हुआ है, कुछ ज्यादा हुआ नहीं है। प्रधानमंत्री जी फ्रांस में जाके बोलते हैं, एक मिनट बीच में रुक जाओ मिश्रा जी, आप आपके बीच में नहीं बोलते। दुनिया जहान के बारे में बात करोगे लेकिन बच्चों के बारे में बात नहीं करते हो। जब देश के मुद्दे आते हैं, चाहे मणिपुर का है, चाहे बच्चों का है, चाहे किसानों का है, तो मुंह में दही जम जाती है मोदी जी के। और ये आके यहाँ पे बात कर रहे हैं कि राजनीति मत करो। किस बात पे राजनीति करें आप बताइए? यहाँ बैठ के मैं क्या करूं? हम मछली के ऊपर बात करने लग जाए? ये इतना बड़ा शो है, इतने बड़े आप एंकर है, इतना बड़ा चैनल है, इसमें देश के मुद्दों की बात होगी और हम करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट को बीच में आके बोलना पड़ जाता है। अब ये कहते हैं बहुत बड़ा बिहार पुलिस ने काम कर दिया, पकड़ लिया। अरे तुम्हारी सरकार कर कहते रही थी, लीक कैसे हुआ? बिहार पुलिस को मैं खुशी दी, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना काम करा। लेकिन ये लीक हुआ कैसे? उनको कौन पकड़ेगा? प्रिकॉशंस क्यों नहीं लेते हैं? क्यों और की तरफ भागते हैं? हर बार वही ड्रामा। दो स्टेट्स के नाम आ रहे हैं, गुजरात और बिहार, दोनों में इनकी सरकार है। सीबीआई, ईडी, जब देखो विपक्ष के पीछे भागने के लिए है, लेकिन यहां पे कोई काम कर रहा है तो कहां पर है कि सीबीआई को कह दिया जी अब सीबीआई जांच करेगी। तब तक ये बच्चे क्या करेंगे? आपने मजाक बना दिया। आपकी प्रायोरिटीज देखिए, यही प्रॉब्लम है कि प्रायोरिटीज शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं है। दिल्ली के मॉडल में, अरविंद केजरीवाल के मॉडल में प्रायोरिटी शिक्षा थी। हमने हमेशा पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया कि बच्चे पढ़ेंगे तो देश का भविष्य सुधरेगा। लेकिन इनका क्या है? ये लोग तो मजाक बनाते हैं। दरअसल ये गरीबों से चिढ़ते हैं। ये चाहते ही नहीं कोई गरीब का बच्चा पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर बन जाए। प्राइवेट कॉलेजेस इन्हीं लोगों के हैं, सबको मालूम है, कोई मेरा तो है नहीं, चित्रा जी आपका भी नहीं होगा, इन्हीं लोगों के। तो इनको डोनेशन चाहिए, इनको अपने कॉलेज चलाने हैं, तो ये चाहते ही नहीं कि गरीब का बच्चा पढ़ के कोई डॉक्टर, इंजीनियर बन जाए। ठीक है, सत्यप्रकाश जी मैं आऊंगी। दो और मेहमान है, एक भी टिप्पणी उनकी नहीं हो पाई है, पहले उनकी टिप्पणी ले लेती हूं, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। विवेक ठाकुर जी, सीधे आपके पास आते हुए, 50 से ज्यादा बच्चों ने लेकिन ये भी याचिका देश की सर्वोच्च अदालत में लगाई है, ये कहते हुए कि रीनीट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इससे ईमानदार छात्रों ने, जिन्होंने पूरी तैयारी के साथ एग्जाम दिया है, जिनके नंबर आए हैं, उनके ऊपर सीधा असर पड़ेगा इसका। विवेक ठाकुर जी। चित्रा जी देखिए, इसमें जो रीनीट नहीं कराने वाले छात्र हैं जो कह रहे हैं उन पर असर पड़ेगा, ये बात जो है बिल्कुल बेसलेस है, निराधार इसलिए है क्योंकि देखिए परीक्षा में अगर 700 नंबर लाने वाला बच्चा, अगर उसकी परफॉर्मेंस खराब भी होती है दोबारा, अगर वो 680 नंबर लाता है, 675 भी लाता है, तो अगर आप पिछले साल के से उठाए कंपेयर करेंगे तो वो बेहतर रैंक लाएगा, उसे बेहतर कॉलेज मिलेगा। तो उन बच्चों को बिल्कुल भी गुमराह किया जा रहा है। मेरी तरफ से बहुत स्पष्ट संदेश है कि आपको इसमें परेशान नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इन बच्चों को आगे एमबीबीएस पढ़ाई करने के बाद जिस प्रोफेशन में काम करना है वो प्रोफेशन बहुत टफ है, उसमें बहुत मेंटल टफनेस चाहिए। किसी बच्चे को आगे चल के लिवर ट्रांसप्लांट करना होता है, किसी को आजकल ब्रेन ट्रांसप्लांट तक की चीजें आ चुकी हैं। जब आप इतने टफ ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होंगे तो आप इस बात की दुहाई नहीं दे सकते आप मेंटली इतने वीक हैं, इतने फ्रेजाइल हैं कि अगर 2 महीने के अंतराल पे आपका दोबारा एग्जाम हो रहा है तो आप शायद अच्छा नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि इस पूरे जो है इसके पीछे शील्ड वो लोग ले रहे हैं जो शायद 30-40 लाख रुपए में पर्चा खरीद के सिस्टम के अंदर घुसना चाह रहे हैं